सभी साथियों का BST पॉइंट में स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आने वाले वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग के सामने पहला प्रश्न है, विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो अगर आप लोग को ध्यान से याद हो तो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 से 1918 तक थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में होम रूल आंदोलन चलाया जा रहा था। ये आंदोलन 1916 में प्रारंभ हुआ था। होम रूल आंदोलन को चलाने के लिए दो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, एक पूना में और दूसरा मद्रास में। पूना में होम रूल लीग की जो स्थापना किए थे ये पूना में बाल गंगाधर तिलक तथा मद्रास में एनी बेसेंट। सभी साथियों का BST पॉइंट में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। एक प्रश्न के अंदर लगभग 4-5 प्रश्नों को मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कम समय में आप लोग की तैयारी अच्छी हो सके। अतः आप लोग प्रारंभ से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर अवधि देखा जाए तो इसकी अवधि थी 1914 से 18। तो इस वक्त भारत में होम रूल आंदोलन जो कि 1916 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और इसके लिए दो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, एक पूना में तथा दूसरा मद्रास में। तो पूना में जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी ये बाल गंगाधर तिलक किए थे तथा मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था 1916 में ही। इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हालांकि कुछ चीज़ें मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने की 2-3 वजह थी। पहला वजह आप ये लिख सकते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार से कांग्रेस असंतुष्ट थी। दूसरा, बंगाल विभाजन रद्द के बाद मुसलमान असंतुष्ट थे। और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि उस समय 1914, 15, 16 में अगर आप देखें तो एकदम राजनीतिक शून्यता आ गई थी। कांग्रेस की तरफ से जो भी उदारवादी नेता थे कुछ की मृत्यु हो गई थी और उदारवादी तो खैर कुछ ज़्यादा करते भी नहीं थे और उग्रवादी जो भी थे उसमें से बहुत सारे लोग राजनीति से संन्यास ले लिए थे। तो ये सब वजह से एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ चुकी थी और इस समय एक आंदोलन की ज़रूरत थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने रूल आंदोलन को प्रारंभ किया। दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नमक सत्याग्रह, नमक कानून कब तोड़ा गया था? तो आप सभी को याद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के वक्त गांधी जी के तरफ से नमक कानून तोड़ा गया। हालांकि यहाँ आप लोग के सामने प्रश्न है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? भागलपुर बिहार, महादेव लाल सराफ। 1900 थोड़ा सा इसके बारे में आता है नमक सत्याग्रह। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 241 मील, साबरमती से दांडी 241 मील की दूरी तय करके नमक कानून तोड़ा था। हाँ, साबरमती से जो दांडी तक की दूरी प्रारंभ किए थे तो साबरमती से गांधी जी 12 मार्च 1930 को चले थे और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पे पहुँचे
और 6 अप्रैल, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 मार्च को चले थे, 5 अप्रैल को पहुँचे और 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी तट पे नमक कानून तोड़ा। इससे संबंधित यहाँ एक प्रश्न और आप लोग से पूछा जाता है कि तमिलनाडु में इसका नेतृत्व किसने किया? तो आप नाम याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी आप कह सकते थे। और उन्होंने जो यात्रा की थी नमक कानून तोड़ने के लिए, वो यात्रा त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा श्री राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। चटगांव शस्त्र छापामार की योजना किसने बनाई? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यसेन। चटगांव, जो कि अभी बांग्लादेश के क्षेत्र में पड़ता है, चटगांव में अंग्रेज़ों का शस्त्रागार की फैक्ट्री थी। वहाँ लोग शस्त्र बनाते थे और शस्त्र रखते थे। तो 1929 में सूर्यसेन, जिसे मास्टरदा भी की उपाधि दी जाती है, मास्टरदा सूर्यसेन भी इन्हें कहा जाता है, इन्होंने 1930 में चटगांव रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और 1930 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इंडियन रिपब्लिक आर्मी कर दी। और यही पूरी आर्मी ने 10 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर हमला किए और वहाँ सफलता भी पाई। इनके टीम में 2 महिला थी। दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। एक का नाम था कल्पना दत्त तथा दूसरा का प्रीति लता बादेदकर। ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न, वह महिला जिसने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ या अवध, कभी कभी यहाँ अवध भी आपको मिलेगा, अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह पे अंग्रेज ने 1856 ईस्वी में अवध पे कुशासन का आरोप लगाया और वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। तो कलकत्ता निर्वासित कर दिया। बेगम हजरत महल लखनऊ में ही थी, लेकिन जब हर जगह 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो 4 जून को बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथ में लिया, विद्रोह किया और पूरी लखनऊ पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया था। और ये लगभग 9 से 10 महीना तक वहाँ कब्जा रहा और अंत में मार्च 1858 ईस्वी में अंग्रेज फिर वहाँ विजयी हुए। भारतीय की तरफ से तो बेगम हजरत महल थी। अब ये प्रश्न पूछता है कि किस अंग्रेज ने यहाँ के विद्रोह को दबाया? तो उस नाम को आप लोग याद रखिएगा, कैंपबेल। तो विद्रोह दबने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई और 1879 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोग की समस्या समझ रहा हूँ, हालांकि आप भी मेरी समस्या समझिए। थोड़ा सा बोर्ड बड़ा होना चाहिए था, लेकिन अभी उस स्थिति में नहीं हूँ कि आप लोग के लिए डिजिटल बोर्ड या किसी भी अन्य प्रकार का बोर्ड मैं उपलब्ध करा सकूँ। इसलिए
यहाँ से ही अगर मैं आप लोग को अच्छे कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप उसी चीज़ को ग्रहण कीजिए। धीरे धीरे समय आएगा तो मैं आप लोग के लिए जो सारी सुविधाएं आप लोग को चाहिए वो मेरे तरफ से आप लोग को दिया जाएगा, ताकि आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। यहाँ बोर्ड भी छोटा है, तो अगर मैं कुछ चीज़ें को यहाँ लिखता हूँ और उस वक्त मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप उस वक्त ही लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग को वो याद रहे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के पहले गैर भारतीय अध्यक्ष थे? तो यहाँ आप लोग के सामने ऑप्शन है सर विलियम बेडरबर्ग, ए ओइहुम, जॉर्ज यूले, सर हेनरी कॉटन। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज यूले, जिन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इस अधिवेशन में टोटल 1248 सदस्य आए थे। हालांकि इसके बारे में मैं चर्चा प्लेलिस्ट में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो है उसमें भी मैं इसकी चर्चा किया हूँ। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। इसे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता भी कहा जाता है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दो समझौता हुआ था। पहला कांग्रेस के गरम दल तथा नरम दल में, दूसरा कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो पूछा जाता है, तो उस नाम को आप लोग याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया, जिस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल तथा नरम दल में समझौता हुआ तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। ये सारी चीज़ें हुई। अगला प्रश्न, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? तो ये आप लोग याद रखिएगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन। और अगर स्वराज शब्द का प्रयोग सिर्फ कांग्रेस नहीं पूछे, अधिवेशन नहीं पूछे, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो उस नाम को आप लोग याद रखिएगा, तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग 1895 में ही किया था। लेकिन कांग्रेस के मंच से अगर बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में किया था। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया भी कहा जाता है। आप लोग इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? मैंने आप लोग को पीछे भी बताया, बेगम हजरत महल के बारे में। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के समय पंजाब का नेतृत्व किसने किया? स्वदेशी आंदोलन आप सभी को पता है कि ये उस वक्त चल रहा था जब बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। तो उसी वक्त यहाँ का नेतृत्व स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के समय पंजाब का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था। हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है वीडियो में, नंबरिंग में, तो इससे थोड़ा सा मैं भी अभी एकाएक मैं यहाँ नंबरिंग देखा हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। अतः आप लोग भी ज़्यादा परेशान मत होइएगा, आगे से ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव किसने दिया था? बंगाल विभाजन के बाद जब बंगाल में बहिष्कार आंदोलन, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और उसी वक्त बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो उस वक्त ब्रिटेन के वस्तुओं का बहिष्कार बंगाल में करने का प्रस्ताव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अगला प्रश्न, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव को किस लिए ऐसी बातें कहीं, इस पर थोड़ा सा हम लोग आते हैं। तो क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942 को भारत आया, जिसमें 3 बातें कही गई मुख्य रूप से, उस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए। तो पहला कहा गया कि भारत को संघ बनाया जाएगा, लेकिन कब?
कोई तारीख निश्चित नहीं थी। दूसरा कहा गया डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, ये भी कब, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तीसरा उसमें कहा गया था संविधान सभा का गठन संविधान निर्माण के लिए होगा, लेकिन कब, इसकी भी कोई चर्चा नहीं थी। इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रस्ताव को यह कहा कि आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया, तो ये असहयोग आंदोलन के वक्त चंपारण सत्याग्रह के समय जोड़ा गया था। और उस वक्त सबसे पहले गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? आप लोगों के सामने ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल। तो उनके इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था और उसके अगले अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम ने किया था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था। हाँ, यहाँ हो सकता है आप लोग को कुछ दिक्कत अगर आ रही होगी, तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आप लोगों के सामने सारा प्रश्न डिस्कस करूं ताकि उस वक्त आप लोग को अपना उत्तर देने में या किसी प्रकार का प्रश्न रखने में आप लोग को आसानी होगी, तो अगर इस वीडियो पे 40 लाइक आप लोग अगर देते हैं, 40 लाइक मैं सिर्फ आप लोग से मांगता हूं। अगर 40 लाइक इस वीडियो पे मिलता है तो मैं आगे ऑनलाइन लाइव आकर भी आप लोग के सामने प्रश्न पूरा डिस्कस करूंगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1931 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग के सामने हुई। अगला, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गिरालू कहाँ की थी? तो ये मणिपुर की थी और इन्हें मणिपुर की झांसी की रानी कहा जाता है। नागा जनजाति की थी। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो अल्बुकर्क, ये पुर्तगाली गवर्नर था और ये भारत में 1509 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। और इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना और वो छीना था 1510 ईस्वी में। और उस वक्त गोवा जब छीना था तो बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह। यहाँ देखिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, नाम थोड़ा सा सेम है कि 1857 की क्रांति के समय जो बेगम हजरत महल थी वो वाजिद अली शाह की पत्नी थी और जिस वक्त गोवा छीना गया तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह थे। आप लोग के सामने अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसे HSRA भी कहा जाता है, इसका प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये यशपाल को बनाया गया। HSRA की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 10 सितंबर 1928 को किया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा परिवर्तित किया? तो ये नीनो डी कुन्हा, इसका कार्यकाल 1529 से 38 ईस्वी तक था और इन्होंने 1530 ईस्वी में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा परिवर्तित कर लिया था। औरंगजेब ने कब डचों को 31.5 वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1664। थोड़ा सा डचों के बारे में हम लोग देख लें कि डच कंपनी 1602 में बनी और इन्होंने 1605 में अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाया। पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में, दूसरा फैक्ट्री पुलिकट में
एक प्रश्न पूछता है कि सबसे पहला डच यात्री जो भारत आया था, तो उस नाम को आप लोग याद रखिएगा। वो नाम है कॉर्नेलियन हाउटमैन। बंगाल विभाजन करने के बाद पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया? तो पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फीडर था तथा पश्चिमी बंगाल का एंड्रू फ्रेजर। बंगाल को दो भाग में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल का गवर्नर